नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अंत शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार, अब आज की वीडियो जो होने वाली है हमारी बिजनेस स्टडीज का लेक्चर होने वाला है एक। सो अब बिजनेस स्टडीज की जितनी भी वीडियोस आएंगी ना, मैं सोच रहा हूँ 12 लेक्चर्स की सीरीज में इस वीडियो को मतलब इसकी पूरी सीरीज को मैं एंड कर दूँ। सो मतलब मेरे को लगता नहीं इतनी कम सीरीज में, मतलब इतनी कम वीडियोज में किसी ने भी ये पूरी बिजनेस स्टडीज निपटाई होगी। और बिजनेस स्टडीज को ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है लोग। बट मैंने सोचा कि यार इकोनॉमिक्स से पहले, देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस दी है, इकोनॉमिक्स से पहले बिजनेस स्टडीज की वीडियोस लाई है मैंने। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो यार हेडफोन्स लगाओ और अपनी कॉपी किताबें इस बार उठा लो, क्योंकि आप लोगों को मैं पूरा एक लेक्चर के वे में, मतलब इसमें मेरे पास यार कोई ज़्यादा स्पेशल टूल्स है नहीं कि मैं आप लोगों को पीछे से अपना बैकग्राउंड में मतलब अलग अलग चीज़ चला के दिखाऊँ। एक तो मैंने भैया भी आप लोगों के लिए एक नया सेटअप टूल मतलब ये करा है, पूरा नया सेटअप मैंने अपना पूरा सेटिंग किया है। सो उसके हिसाब से मैंने मतलब इतना कर लिया, वही बहुत है अभी के लिए। अभी मैं ग्रीन स्क्रीन वगैरह से आप लोगों को और नहीं बता, मतलब पीछे वो सब नहीं चल सकता, इतना जो होता है ना वो सब फोन मैं अभी नहीं चला सकता। सो अब बस क्या करना है आप लोगों को बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, बस अपना उठाओ कॉपी किताब और शुरू हो जाओ मेरे साथ पढ़ना बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो चलो यार स्टार्ट करते हैं अब अपना पहला लेसन, जो कि हमारा होने वाला है पहला चैप्टर, पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है कौन सा चैप्टर है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले तो यार मैं आप लोगों को बता दूं मैं कौन से बुक से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जो आपकी बुक का नाम है उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। उस बुक का नाम है सुभाष दे। एनसीईआरटी को मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, एनसीईआरटी में केस स्टडीज वगैरह या फिर जो भी एनसीईआरटी को देखोगे ना आप, एकदम मतलब अलग लगेगी। मैंने खुद देखी थी ना जब एनसीईआरटी, मेरे को एकदम अलग लगी, भाई क्या दीजिए क्या दे दिया है। तो मतलब एनसीईआरटी को आप मत देखना, मैंने बोल रखा है एनसीईआरटी वैसे अच्छी है, बट एनसीईआरटी को आप देखना मत फिलहाल। सुभाष दे अगर आपके पास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास होगी भी वो बुक, अगर है तो बहुत वेल एंड गुड, मतलब आप लोग उसमें से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है वो। जो मेरे नोट्स होंगे वो उसी के अंदर के होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें आप लोगों को पता ही है यार, मैंने अभी मैं जैसे नीचे देखूंगा ना तो ये मत कहना भाई नीचे देख रहे हो, नीचे मैंने अपने हाथ में नोट्स दे रखे हैं और उसमें मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, पूरा एक लेक्चर जाएगा। ठीक है, सो मैनेजमेंट में हमारा क्या आता है भाई। सबसे पहले पूरा चैप्टर मैं आपको बता दूं, पूरा चैप्टर मैनेजमेंट के ऊपर ओवरऑल होने वाला है। सो मैनेजमेंट के ऊपर मतलब मैनेजमेंट में आपके नेचर, सिग्निफिकेंस और जो भी सब कुछ होगा ना मैनेजमेंट से रिलेटेड, सब इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, या फिर इंडिविजुअल मतलब या तो एक इंडिविजुअल होगा या फिर टुगेदर बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे जो कि किस चीज का गोल लेके चल रहे होंगे, अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। इफेक्टिव जो होता है ना, मतलब हमारा गोल जिसको कि हम टाइम से पूरा करें, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं करना, एंड रिजल्ट जो है ना आपका टास्क मतलब खत्म होना चाहिए बस। इफेक्टिव उस बंदे को कहते हैं। अगर वो बंदा इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट है तो क्या हुआ, इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट। मतलब आप लोगों के जहाँ पे 1 लाख रुपए लगे हैं, वो बंदा अगर उसको 50,000 में खर्च कर दे, 50,000 में उस काम को खत्म कर दे, तो वो बंदा इफेक्टिव नहीं कहलाएगा, एफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, पूरी वीडियो ये लंबी जा रही है, सो बीच में जो भी गलती होगी ना उनको इग्नोर करना, लिखते जाओ अपनी कॉपी में, नोट डाउन करते जाओ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी क्या क्या होती हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्यों है भाई मैनेजमेंट जो होता है ना, मैनेजमेंट अगर आप सोचोगे ना, मैनेजमेंट होती है मतलब ऐसी ऐसी, जो मैनेजमेंट सर्च मारो ना ऐसी ऐसी करके आपको वो मिलेंगी बहुत सारी फोटोज गूगल पे। सो मैनेजमेंट क्या होती है, मतलब जो कंपनी का ओवरऑल गोल होता है उसको लेके चलते हैं। मैनेजमेंट जो होती है हम आगे की मतलब सोचते हैं। ठीक है, गोल होता है उसमें एक, अगर आपको हमारी बुक की भाषा में बताया जाए तो मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सेकंड पॉइंट है, नोट डाउन कर लो। मैनेजमेंट क्या होती है, ऑल परवेसिव, मतलब यूनिवर्सल कंसेप्ट है यार। इट इज एसेंशियल ऑल, मतलब यहाँ पे होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग हो या स्मॉल हो, या फिर हमारे बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ लिया है, बिजनेस वाला हो या नॉन बिजनेस वाला हो, हर जगह पे या फिर बड़ी हो छोटी हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये जो होता है मैनेजमेंट काम आता है, और हर लेवल पे काम आता है यार ये। ठीक है, अगला आ जाता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है, इसमें हमारे आते हैं 3 पॉइंट्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आप 3 पॉइंट्स लिखना, जैसे मैंने खुद लिखा था। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आप समझ रहे होगे, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ऑफ परफॉर्म सम वर्क। Management translates this work in terms of goals to be achieved and assigns the means to achieve it। समझ नहीं आया ना ऐसे, मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, वही समझो। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है, मतलब वर्क से आप लोग मैनेजमेंट कैसे निकालते हो। मैनेजमेंट बाय मतलब मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब पीपल से आप कैसे मैनेजमेंट करवा रहे हो। और लास्ट आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन जो होता है ना, बस इतना समझ लो कि जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पीपल। ठीक है, और क्या हो रहा है, वो वर्क भी हो रहा है। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ हमारा मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस में क्या आएगा, पीपल और वर्क दोनों को, मतलब जो हमारे
ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों को मर्ज कर देंगे तो बनता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑपरेशंस। अगला आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है, ये 3 पॉइंट्स उसी के अंदर थे, थर्ड पॉइंट के अंदर। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट्स आर फोर्थ पॉइंट। मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादातर ये दिखाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। हमारा जो होते हैं POSDC करके, अब मैंने याद कर रखा है, आप भी ऐसे याद कर सकते हो। सो ऐसे मतलब ये जो पांचों के पांचों होते हैं ये चलते रहते हैं, इसलिए कहते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगले पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि यार इसको कोई अकेला नहीं करता, यहाँ पे मिल के करते हैं लोग, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप एक्टिविटी। अगले पे आ जाते हैं, वो है हमारा मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन क्यों है? क्योंकि यार ये मैनेजमेंट इंटरेक्ट्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। समझ रहे हो ना, मतलब हर तरफ से मतलब वो करती है, इसलिए एक डायनेमिक फंक्शन भी है मैनेजमेंट जो हमारा है। अगले पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्या होती है भाई? इंटेंजिबल मतलब आपको दिखेगी नहीं, या फिर मैनेजमेंट आपको देख नहीं सकती, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आपकी बाकी सब चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको दिखती नहीं है, मैनेजमेंट ही उनमें से एक है। इसी के साथ करते हैं इस क्वेश्चन को या फिर इस पॉइंट को, टॉपिक को खत्म। जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है यहीं पे होता है खत्म। सो अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, हमारे सोशल होते हैं, और थर्ड होता है हमारा पर्सनल या फिर इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारे होते हैं मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, इन तीनों को लेकर ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सर्वाइवल करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, प्रॉफिट होएगा तभी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, ग्रोथ होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, वरना मेरे भाई ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती। अगला आ जाता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल मतलब जो जितने भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर वो नहीं करेगी तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी जो हमारा समाज होता है, जो बाहर के लोग होते हैं, वो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। समझ रहे हो ना आप? आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा पर्सनल या फिर इंडिविजुअल। पर्सनल मतलब कैसे यार? फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटेटिव, हमारा सैलरी, पर्क्स। पर्क्स क्या होते हैं? अगर आप लोगों को ये नहीं पता, बिजनेस स्टडीज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पर्क्स। पर्क्स मतलब जो मतलब छोटे छोटे आप लोगों को मिलते रहते हैं, मतलब जैसे कि सैलरी के साथ साथ अलग अलग बेनिफिट्स जो मिलते हैं, उसको कहते हैं हम पर्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है सोशल नीड्स लाइक पीयर रिकॉग्निशन। मतलब बहुत सारे लोग हैं, उनके आगे आप लोगों को बस बोल दिया वेरी गुड यार, आपने बहुत अच्छे से काम किया, अगर आपकी तारीफ ऐसे हो रही है, सो यार वो पर्सनल आपका एक जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं डायरेक्ट हम लोग अपना इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। इंपॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की? आइए सुनते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। याद रखना है इसको, फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बता रहा हूं मैं, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। थर्ड पॉइंट है हमारा, मैनेजमेंट creates a dynamic organization, management helps in achieving personal objectives। फोर्थ पॉइंट था ये। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अचीविंग ग्रुप गोल्स समझ ही गए होंगे, ठीक है। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करता है भाई? जो मैनेजमेंट होती है हमारी, जो मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करके, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लानिंग, मतलब बेटर प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजेशन करके, सब कुछ होता है मैनेजमेंट के थ्रू होता है, ठीक है। अगर ये सब नहीं होगा ना तो बहुत एफिशिएंट वर्क नहीं हो पाएगा, इसलिए मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अगला है हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, इसलिए मैनेजमेंट जो होता है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, मैनेजमेंट मोटिवेट्स, मतलब मोटिवेट करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो हमारा फोर्थ पॉइंट मैंने लिखवाया था, अगर आपने लिखा है तो लिखते जाओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग का जो है, जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट आप लोगों को आप जो होता है मोटिवेट करता है आपको अचीव करने के लिए, या फिर आप कुछ भी, ठीक है, आपको करता रहता है मोटिवेट कि आप जो आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको कंप्लीट करो। मैनेजमेंट नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे गोल्स को कंप्लीट, और नहीं कर पाओगे अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी कंप्लीट। अगला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट है सिंपली डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। अगर वहाँ पे आप सोच रहे हो, आप अपनी प्लानिंग वगैरह में सोच रहे हो कि आप डेवलपमेंट करोगे सोसाइटी की, मतलब सोसाइटी के लिए कुछ भी कर रहे हो, सो आप डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में पार्ट बन रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, मैनेजमेंट इज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट आपकी जो है आर्ट्स है, या फिर क्या मैनेजमेंट कुछ और है, प्रोफेशन वगैरह कुछ और है? चलिए बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब इसमें हम लोगों ने पॉइंट्स में डिस्कवर कर रखा है, मतलब लाइक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बट जो मैनेजमेंट है हमारी सेटिस्फाइज दिस फीचर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो भी एक नॉलेज की सिस्टमाइज बॉडी है। मतलब पहला पॉइंट हमारा टिक हो गया है। अगला पॉइंट, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव इवॉल्व्ड ऑन द बेसिस of observation and experimentation, but management deals with human beings and their behavior can't be accurately predicted। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है हमारा ह्यूमन बींग्स का,
हम लोग किसी का भी देख के मैनेजमेंट सबकी डिफरेंट होती है, यही एक पॉइंट आता है। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इन एग्जैक्ट साइंस। इस पॉइंट में हम लोग ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है। क्यों? क्योंकि भाई मैनेजमेंट में हम लोग किसी का भी मान नहीं सकते कि आप सेम हर जगह पर। साइंस के प्रिंसिपल जो है, जो हमारा हो गया मतलब ग्रेविटी के लॉज हो गए या फिर न्यूटन के लॉज हो गए, सारे लॉज सेम लगते हैं। आपने भी सेम पढ़े, मैंने भी सेम पढ़े। मैनेजमेंट के लॉज जो होंगे आप अप्लाई करोगे, आप अलग करोगे, मैं अलग करूँगा, यही पॉइंट है। अगला आ जाता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, मतलब यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। और जो हमारा मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली मतलब सेम नहीं होते। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल लेवल पे इसको नहीं करते। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल हैं, सारे प्रिंसिपल को आप यूज़ नहीं कर सकते ना। मतलब आप कर भी सकते हो, बहुत सारे प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। और बहुत सारी, अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया, मैंने प्रोजेक्ट की वीडियो बनाई है, तो उसमें अगर जो मैंने आपको अभी वाइवा वाली वीडियो में बताया था कि आप लोग जो आपके प्रिंसिपल है 14 प्रिंसिपल, उनके ऊपर बना सकते हो। सो आपको पता चला होगा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो है, आपका जो डोमिनोज हो गया, आपका मैकडी हो गया, फिर बाटा या फिर क्या रीबॉक, ऐसे अलग अलग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब में आपके सारे के सारे 14 प्रिंसिपल्स काम नहीं करते। अगले पे आ जाते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। अगले पॉइंट पे आते हैं मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, इसके लिए भी हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ सम थियोरेटिकल नॉलेज। आर्ट जो होती है हमारी सम थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, और मैनेजमेंट भी थियोरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है, इसलिए ये पॉइंट अप्लाइड है। अगला पॉइंट आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मतलब आर्ट्स में अगर आप कुछ सीखते हो अपने टीचर से, सो आप खुद पर्सनली इसको अप्लाई करते हो। सेम मैनेजमेंट में होता है, अगर आप अपने टीचर से कुछ सीखते हो, सो आप भी उसको अप्लाई करते हो। अगला आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब आर्ट्स अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, क्रिएटिव और बनते जाओगे। आर्ट्स में यही होता है, ठीक है। आर्ट्स में आपको पता ही है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और हमारा जो मैनेजमेंट है उसमें भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ज़्यादा क्रिएटिव माइंड आपका होता जाएगा मैनेजमेंट के अंदर। ये अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट। अगले पे आ जाते हैं। अगला है हमारा मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। मतलब मीनिंग ऑफ प्रोफेशन तो नहीं, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन और नॉट। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन पैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। मतलब अगर आप लोगों के पास वो स्पेशल स्किल्स या फिर बहुत सारी स्पेशल चीज़ें होती है, मैं जो प्रोफेशन है उसके अंदर वो नहीं है, तो आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है मैनेजमेंट, वो सॉरी हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन है या नहीं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन जो होता है, हर प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, और हमारा जो भाई मैनेजमेंट है वो भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशंस के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, लाइक डॉक्टर्स एंड ऑल में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। बट एनीवन कैन बी कॉल्ड अ मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो सकता है मेरे दोस्त। सो ये वाला पॉइंट अप्लाई नहीं होता है। प्रोफेशन एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब क्या? ऑल प्रोफेशंस आर अफिलिएटेड to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice, and formulates and enforces a code of conduct. This feature is not applicable to management as it not compulsory to a member। कि मतलब भाई जो भी मेंबर है उस पर ये अप्लाई नहीं होता है कि उसको सर्टिफिकेट मिले। कोई भी मैनेजर जो होता है उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता कि उसको सर्टिफिकेट मिले, ये वो ये सब मैनेजर के ऊपर ये सब अप्लाई नहीं होता। बहुत बड़ी 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 कंपनी होती है, उनके पास जो होते हैं, मतलब जो भाई अगर आपने खुद से कंपनी चालू करी, आप मैनेजर बने हुए हैं वहाँ पे या कुछ भी है, सो आप मैनेज कर रहे हो, मैनेजर नहीं हो आप, मैनेज कर रहे हो। सीईओ जो होता है मैनेज करता है टीम को, ठीक है, वो भी मैनेज कर रहा है ओवरऑल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। आप ओनर जो होता है वो भी और मैनेज कर रहा है, सो उसको आप मैनेजर नहीं कह सकते, लेकिन वो मैनेजर है किस वे में, क्योंकि वो मैनेज कर रहा है, उसको मैं मैनेजर कह रहा हूँ, ठीक है। सो आप गलत वे में मत जाना कि मैनेजर वाला मैनेजर, एक ही मैनेजर नहीं होता। जो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो सो आप भी मैनेजर हो, ठीक है। सो मैनेजर को कोई भी नॉर्मल मैनेज कर रहा है, सो उसको जरूरत नहीं पड़ती। ये पॉइंट भी अप्लाई नहीं हुआ। फर्स्ट के अलावा दोनों पॉइंट्स रिजेक्टेड हैं। जो हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन था रिजेक्टेड है। अगले पे आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड विद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जो हमारा हो गया, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन, मतलब मैनेजमेंट में ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है एज सच। अगला आ जाता है हमारा सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट्स बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। दिस फीचर इज नॉट 100% एप्लीकेबल ऑन मैनेजमेंट ऑल्सो। मतलब ज़्यादातर फीचर्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी आगे बढ़ रहा है प्रोफेशन बनने के लिए। अगले हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं मेरे दोस्तों। सो नोट डाउन करते जा रहे हो ना?
आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है यार, बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर बोर्ड में इसका क्वेश्चन आता हो तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। प्री बोर्ड्स में अगर आया होगा तो आपको पता होगा कि आपने कैसे स्कोर किया है इस वाले टॉपिक में। आ जाते हैं हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं, टॉप, मिडल और हमारा लोअर। टॉप में हमारे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, सीईओ एंड ऑल। और जो हमारा होता है सीईओ, सीओओ, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है हमारा, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। और जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट या फिर बीच की जो लेवल की मैनेजमेंट होती है उसमें कौन आता है भाई? जो हमारे परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड ऑल मार्केटिंग मैनेजर जितने भी होते हैं सब आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारा लोअर होता है, लोअर वाले में हमारे ऑपरेशनल लेवल भी कहते हैं इसको हम लोग, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, ये सब आते हैं, ठीक है। इससे अब आपको ये समझ में आ गया कि टॉप लेवल वाले क्या करते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट है उनके फंक्शंस क्या है, डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं, एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, जितने भी रूल्स होते हैं सब वो बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा मिडिल लेवल होता है, मिडिल लेवल वाले क्या करते हैं, जो ऑल हेड्स होते हैं, मतलब जितने भी बहुत सारी चीज़ों के हेड होते हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजर है तो वो फाइनेंस की चीज़ों का हेड है, फाइनेंस की चीज़ों वो देख रहा है, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज, मतलब जो टॉप लेवल जो मैनेजमेंट बनाती है उसकी जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनको इंटरप्रेट करना एंड ऑल, या फिर इंश्योर करना कि डिपार्टमेंट में जो उनके नीचे है वर्कर्स या फिर जो उनके नीचे सुपरवाइजर एंड ऑल लोअर मैनेजर, लोअर लेवल वाले हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। और जो जितने भी टॉप लेवल के जितने भी वो होते हैं हमारे, उन्होंने कोई भी रूल बनाया या फिर कोई भी बात होती है टॉप लेवल की या फिर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट है, सो उसको लोअर लेवल तक या फिर लेबर्स तक कैसे पहुंचाना है, वर्कर्स तक कैसे पहुंचाना है, यही देखते हैं। और जो मैं आपको एक बात बता दूं, लेबर्स और वर्कर्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, लास्ट वाले जो मेन जो वर्कर काम कर रहे होते हैं वो जो होते हैं वो एकदम अलग लेवल पे होते हैं। जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है उस पर नहीं होते हैं, उसमें आते हैं हमारे सुपरवाइजर, उनके जो लीडर होते हैं सुपरवाइजर वगैरह वो सब आ जाते हैं लास्ट वाले पे, सुपरवाइजर वगैरह। ये क्या करते हैं, अब जो मेन वर्क फोर्स, मतलब जो मैंने बताया अभी बताया, लेबर वगैरह उनसे काम करवाना इनका काम होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारी, नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो। अभी भी मैं कह रहा हूँ यार, अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हो तो नोट करो, इस वीडियो को पूरा सुनने का कोई फायदा नहीं है, नोट डाउन करते जाओ और साथ में पढ़ते जाओ। मैंने आपको बोला था बी अ एक्सेप्शन, अपनी जो लास्ट वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बोल रखा है, अगर आपने नहीं देखी, लेस देन अ मिनट या फिर मोर देन अ 1 मिनट की वीडियो है वो, मतलब 1 मिनट के आसपास की वीडियो है वो, उसको जरूर देखो जाके, बी अ एक्सेप्शन गाइस। सो हमारा जो मेन मुद्दा था बी अ एक्सेप्शन, उसी में अब स्टार्ट करते हैं हमारी आगे के टॉपिक्स जो कि हमारा मैनेजमेंट का। सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं हमारा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 हमारे मेन मुद्दे हैं, इनको याद रखना अच्छे से। 5 जो आपके मुद्दे हैं कि मतलब 5 जो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना। क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्यों होती है, सबसे पहला पार्ट है ये मैनेजमेंट का। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्लान अगर आप करोगे, इट इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु इज गोइंग टू डू, इट्स कॉल्ड प्लानिंग मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू, मतलब ऑर्गेनाइजिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, कहाँ से क्या लाना है, कहाँ से क्या खरीदना है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोग को बाय करनी है, मतलब कहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोग को सेल करनी है, कहाँ पे क्या करना है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग में आता है। उसके बाद आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आप लोग समझ रहे होंगे रिक्रूट करना, या फिर जो मतलब हिंदी में समझाऊँ प्रॉपर तो स्टाफिंग में हम लोग जो जितने भी लेबर्स वगैरह है हमारे वर्कर्स को हम लोग कैसे लेके आएंगे या फिर उनका क्या प्रोसेस होएगा वो सब आता है। स्टाफिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, मतलब अगर उनके पास स्किल्स नहीं है तो उनको हायर करके उनको डेवलप भी करना हमारा ही काम है, स्टाफिंग के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग, कम्युनिकेटिंग, ये सारे इसी के अंदर आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, कम्युनिकेट करना, ये आता है हमारा मोटिवेशन के अंदर, सॉरी मोटिवेशन कह रहा हूँ, डायरेक्टिंग के अंदर। जो डायरेक्शन मतलब करता है वो मोटिवेट भी करता है, लीडिंग भी करता है, कम्युनिकेट भी करता है, और जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मतलब वो एनालाइज करके फिर ही डायरेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ओवरऑल लास्ट पॉइंट है हमारा जो होता है मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस का लास्ट पॉइंट क्या है, ये हमारा कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब कंट्रोलिंग में ओवरऑल मैं बताऊं आपको क्या देखते हैं कि हमारी जितनी भी हमने गोल्स बनाए थे वो कंप्लीट हो रहे हैं नहीं, ओवरऑल यही देखा जाता है। बाकी आप जो नॉलेज हुएगी वो तो आप याद करके भी मतलब लिख ही सकते हो, बट मैं यही समझा रहा हूँ आपको, अगर समझाऊँ बुकिश लैंग्वेज में आपको। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो मैं आपको बता चुका हूँ। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस। जो मैंने बोला वो सब का सब बुक में लिखा हुआ है। क्यों यार? क्योंकि मेरे को पढ़ा हुआ याद है सारा का सारा 12th का, मैंने बिना पढ़े आपको जो बताया वही लिखा हुआ है कि आपके परफॉर्मेंस को, पिछली परफॉर्मेंस को और इस साल की परफॉर्मेंस को मैच करना इज कॉल्ड कंट्रोलिंग।
आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन लास्ट पॉइंट हमारा आता है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये ऐसी एक फोर्स है जो जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट को सबको बाइंड करके रखती है। इन अदर वर्ड्स, it is the process by which a manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of a common goal. आगे बढ़ते हैं हम मतलब एक कॉमन गोल की तरफ जितना भी कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो सही रहता है। मतलब कोऑर्डिनेशन यही होता है यार, मतलब जितने भी मतलब चीज़ें हैं सबको कोऑर्डिनेट करके चलना, मतलब जितने भी फंक्शन हैं उनको एक साथ लेके चलना। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन में हमारा होता है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एंड इन ऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन पांचों के पांचों में प्लान जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो हमारा होता है ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल प्लान्स इसलिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ओवरऑल प्लान और जो डिपार्टमेंटल प्लानिंग है उनके बीच में जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है बिटवीन, मतलब ऑर्गेनाइजिंग में क्यों कोऑर्डिनेशन जरूरी है? बिटवीन रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड। रिसोर्सेज और एक्टिविटीज जो परफॉर्म होगी उनके बीच में जो हमारा ऑर्गेनाइजिंग है उसमें ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो स्टाफिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन की होनी चाहिए। स्केल ऑफ द वर्कर्स एंड जॉब असाइन टू देम इनके बीच में होनी चाहिए। डायरेक्टिंग में अमंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशंस इनके बीच में होनी चाहिए। जो हमारी लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग, इसमें कोऑर्डिनेशन कहाँ आनी चाहिए? बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स, जितने भी लेवल्स हैं, टॉप लेवल और मिडिल लेवल और जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा? लोअर लेवल। इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। टॉप लेवल में जो मतलब टॉप को, मिडल से मिडिल को, लोअर से, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करवाने के लिए। आ जाते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पे जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन के फीचर्स या फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसका नेचर। सो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसको। जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वो इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। जितने भी ग्रुप के अंदर एफर्ट्स हो रहे होते हैं उसको अगर उसकी कोऑर्डिनेशन है, सो ग्रुप एफर्ट्स आगे जाके जो होंगे मतलब उनका पॉजिटिव इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जितनी भी यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब एकता में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, यूनिटी के साथ हम लोग एक्शन अपना कर रहे हैं, सो कोऑर्डिनेशन उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। आगे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कि अगर कोऑर्डिनेशन एक जगह पे है सो कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहेगा। कोऑर्डिनेशन है और अच्छी बात है कि कॉन्टिन्यूसली कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेजिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन जो होता है एक ऑल परवेजिव फंक्शन है हमारा। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एंड ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एट ऑल लेवल्स, मतलब इसलिए भाई ये ऑल जो हमारा परवेजिव फंक्शन है हर जगह पे इसको चाहिए होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, नोट डाउन कर लो इसको भी। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? हर मैनेजर की। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेगा मैनेजर तो बेकार होएगा उसका काम। आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक पे। इस वीडियो का एकदम एंडिंग टॉपिक है। खुश हो गए ना? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई मुझे पता है। चलो अब करते हैं इस वीडियो को खत्म इस लास्ट टॉपिक के साथ में। लास्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो कि होता है ग्रोथ इन साइज। फर्स्ट पॉइंट, ग्रोथ इन साइज मतलब जो कोऑर्डिनेशन होती है वो हेल्प करती है हमारी ग्रोथ में। जो मतलब हमारी ग्रोथ जो मतलब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुई है, अगर उसमें कोऑर्डिनेशन है, 4 बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन है तो 4 से 8 होंगे, 8 से 10 होंगे, 10 से 12 होंगे, 10 से 12 के होने के बाद वो 20 भी हो जाएंगे। और उसके बाद जो उनकी कोऑर्डिनेशन होगी 20 के 20 की अगर वो अच्छी रही, ऐसी ही उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ये एक पॉइंट है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज एंड फंक्शंस आर फ्रीक्वेंटली डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स और सेक्शंस। फंक्शंस मतलब ये जो अलग अलग उनमें होती है ना, मतलब डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सेक्शंस में जो डिवाइडेड होती है मैनेजमेंट उनमें हो रही होती है उनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं, हर डिपार्टमेंट्स में हर सेक्शंस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर जो हमारे हो गए फेसबुक हो गया हमारा, ठीक है, इतनी बड़े बड़े लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गूगल, ठीक है, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, इनकी जो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट है और इनका जो हमारा जो हो गया हमारे अलग अलग HR डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हम उनको कहते हैं, या फिर हमारा और भी जितने भी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वर्क नहीं हो पाएगा। अगला आता है हमारा स्पेशलाइजेशन जो कि लास्ट पॉइंट है। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क, a number of specialists are hired. They don't take advice or suggestions from others in matters pertaining to their area of specialization. मतलब जो कोऑर्डिनेशन होती है वो स्पेशलाइजेशन भी करवाती है, मतलब कोऑर्डिनेशन अगर है तो स्पेशलाइजेशन में भी हेल्प होती है। इसी के साथ करते हैं हम हमारी इस वाले फर्स्ट लेक्चर को या फिर फर्स्ट वीडियो को ख़त्म।
पहला चैप्टर मैंने इजीली आप लोगों को इतनी छोटी सी वीडियो में ख़त्म करवा दिया है। मिलते हैं हम आप लोगों को अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।